अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। पीटीआई का अंदरूनी तलातुम जारहाना सियासत को बहा ले गया। जेयूआईफे और पीटीआई के दरमियान एतमाद की खलीज क्या पूर हो सकेगी? तिजारती जंग में अमरीका की पहली पिसपाई। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी है जहां उम्मीदो यास की कशमकश ने पार्टी की सफों में गैर मामूली इस्तराब पैदा कर दिया है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी गोया काफिले को बेसमत कर गई और बैरिस्टर गौहर अली खान को एक ऐसी कश्ती की पतवार थमाई गई जो पहले ही तूफान की जद में थी। तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते की सही कर रही है। क्या उनकी अपीलें घायल दिलों के मरहम बन सकेंगी? क्या एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इस कोशिश में जेयूआईफे और पीटीआई में एतमाद की कच्ची दीवार तामीर हो सकेगी या तहफ्फुजात की तलखियां हर राह रोक लेंगी? रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं कि बानी पीटीआई को ऑफर्स और हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ ना होते तब भी हमारी तहरीक शुरू हो जाएगी। और नाज़रीन, 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाला अपोजिशन इत्तेहाद का जलसा एक और सियासी महाज की तैयारी की गवाही दे रहा है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन 2025 का आगाज एक खुश आइंद इकदाम है। ये वो पल हो सकता है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के दिलों को वतन की सियासत से जोड़ दे। अगर इस कन्वेंशन के जरिए ठोस पॉलिसी साजी, सरमायाकारी और कौमी यकजहती को फरोग मिला तो ये कदम मुल्क की तरक्की के सफर में संगे मील भी साबित हो सकता है। और दूसरी जानिब आलमी मंजरनामा भी बड़ी तब्दीलियों की नवीद दे रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मस्कत में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात की पहली नशिस्त गो के किसी बड़े नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन एक ठंडी आहट जरूर महसूस हो रही है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन मुज़ाकरात को मस्बत करार देकर इस सफारती शतरंज की बिसात पर नई चालें चलने का इंदिया भी दे दिया। और ईरान में 8 पाकिस्तानियों का बहीमाना कत्ल न सिर्फ एक इंसानी अलमिया है बल्कि इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी एक आजमाइश में आ गए हैं। इतलात के मुताबिक इस कत्ले आम में कलदम बलोच तंजीम मुलविस बताई जा रही है। यह वाकया इस बात की निशानदेही करता है कि साम का फन अभी बाकी है और खित्ते में अमन के ख्वाब को तामीर देने के लिए अभी कई कुर्बानियां दरकार हैं। ये वाकया आग पर तेल डालने के मुतरादिफ है, जहां अमन के शोले पहले ही मौजूद थे और मौजूदा हालात चाहे मुल्की हो या फिर बैनुल अक़वामी एक नई करवट ले रहे हैं। और सियासत में मुकालमा, मुफाहमत और तहम्मुल की राह अपनाई जाए तो शायद बंद दरवाजे भी खुलने लगे, मगर जब क़यादतें इंतकाम की रविश पर गामजन हो और अवाम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हों तो फिर ऐसे में चमन की फजा बदलने के लिए सिर्फ दुआएं काफ़ी नहीं होती बल्कि अमली इकदामात भी नागुज़ीर होते हैं। नाज़ी, मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं ओन चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वज़ीर ममलिकत ओवरसीज पाकिस्तानी। जी बहुत शुक्रिया ओन चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। तो ओन चौधरी साहब, सबसे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन है इस पर हम बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट की इस एक इकदाम से, कन्वेंशन से, जिसमें तकरीबन 76 ममालिक से लोग शिरकत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, ये पहली दफ़ा एक ऐसा ओवरसीज़ कन्वेंशन मुनक्किद होने जा रहा है जिसको ओवरसीज़ मिनिस्ट्री होस्ट कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दुनिया भर के हमारे जो पाकिस्तान से ओवरसीज़ हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और आई थिंक ये एक पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है, हमारी हुकूमत के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक ऐसा हमें इक़दाम उन्होंने किया कि वो बाहर के जो हमारे जो ओवरसीज़ हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अपने वतन से दूर रहते हैं, अपने मुल्क से दूर रहते हैं और उनके जो दिल हैं पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए आज भी धड़कते हैं। सो इस कन्वेंशन का बेसिक मकसद उनको एक ट्रिब्यूट देना, उनको उनके ऑनर में ये एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है और वो हमारे असल हीरो हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं। इस मुल्क में जितनी देखें रेमिटेंसेस आती हैं और उन्हीं की मेहनत की बदौलत है कि पिछले साल $30 बिलियन रेमिटेंसेस आई पाकिस्तान में और इंशाल्लाह इस साल $35 बिलियन तक इसको देख रहे हैं कि ये हमारी रेमिटेंसेस आएंगी। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे बाहर हमारे जो भाई हैं, हमारे जो प्यारे हैं, जो इस हमारे मुल्क से दूर हैं, वो पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान में उनको एक
कॉन्फिडेंस मिले, इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, वो इंटरेक्ट करें पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, और बाहर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो डायस्पोरा में हमारे डॉक्टर्स हैं वो आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस कन्वेंशन का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो हमारे ओवरसीज हैं उनको इकट्ठा करना है, उनको एक पेज पे लाना है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक स्टेप लिया जा रहा है, और मैं बड़े आई एम ऑनर्ड और मैं बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि इस हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है, और हमने ये पहली दफ़ा ये एक कन्वेंशन मुनक्किद किया है। इंशाल्लाह ये हर साल मुनक्किद होगा, हर साल हम इसको होस्ट करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब की ये मेहनतें हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये कोशिश थी, और इंशाल्लाह ये रंग लाएगी कोशिश। हमारे उन भाइयों को ये हम सलाम पेश करते हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं, और हमने उनको स्टेट गेस्ट का स्टेटस दिया है यहाँ पे। ठीक है जी, आपने कहा कि जी ये कोशिशें रंग लाएंगे और इंशाल्लाह हर साल ये किया जाएगा। इनिशिएटिव लिया गया, बहुत अच्छा है जी, हम भी इसको सराहते हैं। लेकिन और सब कुछ लोग होते हैं जो रंग में भंग डालना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। तो अभी भी इस कन्वेंशन को लेके बड़ा एक मनफी किस्म का, नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि यकीनी तौर पर रियासत दुश्मनी के मुतरादिफ है। ऐसा प्रोपेगेंडा करने वालों का मकसद आपको क्या समझ आता है? मैं एक बात कहूँगा जी, मैं किसी नेगेटिविटी में नहीं जाऊँगा, किसी तनकीद पे नहीं जाऊँगा। जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो इस स्टेप को, इस इक़दाम को अप्रिशिएट करेगा कि हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे ओवरसीज़ हीरोज़ जो हैं, हमारे भाई जो हैं, हमारी बहनें, प्रोफेशनल्स, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान में सबको इकट्ठा करना, खुशहाली लेके आना, इस मुल्क की तरक्की के लिए। तो जो इसमें रुकावट डाल रहे हैं, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये अर्ज करना चाहता हूँ, बाहर के लोग भी देखें, पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। और जो लोग आप जैसे आपने फरमाया कि रोड़े अटका रहे हैं, वो पाकिस्तान का भला नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो नहीं चाहते इस मुल्क में खुशहाली आए। तो मैं खुदारा उन्हें भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी सोशल मीडिया की कैंपेन का कोई मकसद, कोई काम, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे। आप अगर अपनी नीयत अच्छी करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, तो शायद आपका भी कुछ हिस्सा डल जाए इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर अल्लाह करे कि उनकी अकल उनको आए और उनको मेरी ये रिक्वेस्ट अगर वो माने, तो वो भी इस मुल्क में हम उनको भी वेलकम करते हैं। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। इस कन्वेंशन का स्लोगन है, हम पाकिस्तानी, हमारा पाकिस्तान। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हम सब का पाकिस्तान है। प्लीज़ इस मुल्क की खुशहाली के लिए सोचें, इस मुल्क की तरक्की के लिए ये हम इक़दाम कर रहे हैं। और ये ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने पहली दफ़ा ये एक इनिशिएटिव लिया है, और हम सबको पाकिस्तानियों को वेलकम करते हैं। हमारे लिए ये बड़ी इज्जत का मुकाम रखते हैं। हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि हम इनको होस्ट कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान आ रहे हैं इस जज्बे से आ रहे हैं कि उनके मुल्क में वो अपने मुल्क में सरमायाकारी कर सकें, अपने मुल्क में उनको वो कॉन्फिडेंस मिले जो इसकी फ़ज़ा ऐसी पैदा कर दी गई थी पिछले दिनों में कि वो समझते थे कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने तरक्की भी करनी है, इस मुल्क ने आगे भी जाना है। जो ये सोचता है वो इस मुल्क का हामी नहीं है, वो इस मुल्क का दुश्मन है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपकी जो साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये लोग आपस में बड़ा गुत्थम गुत्था हो गए हैं। साहब, आप तो इस पार्टी की रग रग से वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप शुरू में इस पार्टी में रहे, आप इमरान खान साहब के मिजाज से भी वाकिफ़ हैं। तो एक चीज़ ज़रा मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत से मामला ऐसे पिछले दिनों में सामने आए कि जी कोई आके, जिस समय फवाद चौधरी साहब की एग्जांपल दे देती हूँ, फवाद चौधरी साहब ने शोएब शाहीन साहब को मारा, और बाद में खबरें सामने आती है कि फवाद साहब ये कहते हैं कि शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि जी खान साहब ने आपको भगोड़ा बोला, और जब उन्होंने खान साहब से कन्फर्म किया, उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। फिर शेर अफजल मरवत साहब भी मेरे प्रोग्राम में भी, बाकी प्रोग्राम्स में भी बैठ के बाकायदा खुलकर बात करते हैं कि जी मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा था, मेरी पॉपुलैरिटी से इनसिक्योरिटी थी पार्टी में, किसको थी ये भी समझ नहीं आ रही। अलीमीन गंडापुर साहब हैं, उनको भी हटाने के लिए आधी पार्टी इनकी सरगर्म है, तकरीबन शायद आधी से ज्यादा। तो ये क्या वजह है पार्टी के अंदर, ये चल कहां से रहा होता है? क्योंकि ये कहते हैं कि पीटीआई के सारे फैसले अडयाला जेल से होते हैं, इमरान खान के अलावा किसी की नहीं चलती है। तो क्या इमरान खान साहब खुद वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे चल रहे होते हैं, या ये बाकी जो नीचे के लोग हैं ये नहीं मैनेज कर पा रहे?
देखें, मेरा इस वक्त फोकस जो है ना वो सिर्फ ये है कि मुझे एक जिम्मेदारी मिली है और बीइंग अ मिनिस्टर मुझे अपने मिनिस्ट्री के लिए उसको प्रमोट करना है, उसके जो हमारा कन्वेंशन है उसकी बात करनी है। लेकिन चूंकि आपने ये टॉपिक डिस्कस किया है और मैं सिर्फ इस पे इतना अर्ज करूं कि इनको हम इनके हाल पे ही छोड़ दें, क्योंकि ये इस पे बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि मैं ऐसी कोई बात करूंगा तो मैं डाइवर्ट हो जाएगी न्यूज़ मेरी और ये ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। जो मैं कमेंट पास करूंगा ना यहाँ पे, तो वो जो जिस मकसद के लिए मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ वो सिर्फ ये है कि मैं अपने उन ओवरसीज भाइयों को। लेकिन रौन साहब, आप एक सियासतदान हैं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, तो आपकी राय बड़ा मैटर करती है। अब सियासी जितने भी मामला तो सब मैं बड़ा जूनियर मैं बड़ा जूनियर सा और एक समझ लें कि मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ इसका, और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे तकलीफ होती है इनका ये हाल देखकर। और ऐसा आप किसी दिन और प्रोग्राम रख लें, पूरा प्रोग्राम रख लें, तो शायद ऐसी बात आपको सुनने को मिलेगी कि शायद वो ही फिर सारा दिन आप उसी पे डिस्कस करें। लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट कि इनका जो है हाल वो ये है कि वो कहते हैं ना, हाल बड़ा बेहाल है और इनको अपनी पड़ गई है, क्योंकि इनमें से कोई भी किसी के साथ सिंसियर नहीं है और हर कोई अपनी गेम खेल रहा है। इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, इनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। जो लोग इनके असेंबली में हैं उनको ये कोई फिक्र नहीं कि उन्होंने आवाम के लिए कुछ सोचना है। वो आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, अपनी तनख्वाह पक्की करते हैं और एहतजाज करके बाहर चले जाते हैं। किसी एक पब्लिक इशू पे वो बात करते हैं, कभी आपने देखा है? वो सिर्फ एक इशू को उठाते हैं और बस उनका एक मकसद है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए, इस मुल्क को ऐसे ही चलने दिया जाए और कोई ये मुल्क तरक्की ना करे। तो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ इनके बारे में। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में तो ये पार्टी तो दावा करती है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनमें से ज्यादातर इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो यानी इट मींस कि जो आ रहे हैं वहां से वो भी इस पार्टी के सपोर्टर हैं। देखिए, मैंने आपको ये अर्ज की है कि ये किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये कन्वेंशन नहीं हो रहा। इस कन्वेंशन का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के उन हीरोज को वेलकम करना है। पाकिस्तान के जो हमारे ओवरसीज भाई हैं, हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ बैठे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, उनके इश्यूज को हम सुनेंगे और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब एक बहुत अच्छा पैकेज लेके आ रहे हैं उनके लिए, जो वो खुद अनाउंस करेंगे उस दिन। ठीक है जी। और ये हर साल देखें, ये सालाना एक एक्टिविटी होगी, तो हर साल एक नया कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें। कोई किसी भी ऐसे इशू पे बात करेंगे जो उनको दरपेश हैं। ठीक है, गॉटेड के मसाइल भी डिस्कस होंगे ना, ईयरली एक्टिविटी बन जाएगी। अच्छा, फिर एक सवाल ज़हन में आता है चौधरी साहब, अब इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलाया जाए, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है, आई वुड रिपीट दैट, लेकिन इसकी जरूरत अब महसूस की गई कि इनको बुलाया जाए, उनके मसाइल भी सुने जाएं, उनको एंगेज किया जाए, क्योंकि रेमिटेंस तो हमेशा वहां से आती है। बहरहाल अभी पिछले दिनों में रेमिटेंस तो रोकने के लिए, तरसीलात ज़र कम करने के लिए दरख्वास्त की गई थी, लेकिन वो मजीद बढ़ गई, अल्लाह का शुक्र है। तो अब इसकी जो जरूरत महसूस हुई, जी, इस टाइम पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज्यादा एंगेज करने की जरूरत महसूस हुई, जो कि अच्छा एक इकदाम है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अब से पहले क्यों नहीं? देखें, आपने मेरे अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है कि एक तो ये हुआ कि किसी ने ये कहा जो इस मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है, कि उन्होंने कहा कि इस मुल्क में पैसा भेजना बंद कर दो, और उसी पे आपने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ गया और पैसे और रेमिटेंसेस और बढ़ गई और पैसे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजे। ठीक है जी, तो हमें उनका समझ लें कि हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनको ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनके जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके जो पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर बैठ के, उसके लिए हम क्यों ना सोचें उनके लिए, जो हमारे असल हीरोज हैं। तो जो वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जितना वो रेमिटेंसेस में पैसा भेजते हैं,
तो मेरा ख्याल है हमें ये देर आए दुरुस्त आए, हमें ये इनके लिए सोचना चाहिए, जो बेहतरीन हम इनको पॉलिसीज दे सकें हम उस पर बात करेंगे। ये 2 दिन कल से ये स्टार्ट हो रही है, मैं तो आपको भी दावत दूंगा, आप अपना वहां आकर लाइव सेशन करें, वहां के लोगों से मीडिया इनवाइटेड है, हम लोग वहां पर होंगे। बिजनेसमैन आ रहे हैं जी, ठीक है जी, प्लीज आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप लोग उनसे उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। वहां पे हमारे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स आ रहे हैं जो मिडल ईस्ट से हैं, हमारा डायस्पोरा, आई मीन अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली जितने हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा में हैं, हमने सबको इनवाइट किया है। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा स्टेप क्या हो सकता है कि हम पाकिस्तानियों को, उन हमारे जो हीरोज़ हैं, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनको एक हम ऐसा वार्म वेलकम दे रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है आज से पहले। ठीक है जी, चलिए जी, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, इससे थोड़ा हट कर, लेकिन जो कि पाकिस्तान की सियासत है और अभी इस पाकिस्तान की जो सियासत है उसका जो महवर है वो एक ही शख्स के गिर्द घूम रहा है कि अडियाला जेल का दरवाजा आखिर कब खुलेगा, क्योंकि हमारे टॉक शोज में भी डिस्कशन होती है और बहरहाल आप सीनियर सियासतदान है और आपका पीटीआई से ताल्लुक रहा है, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको आपकी बातों से खबरें निकलती हैं। तो कौन सा, मुझे जरा ये बताइएगा, जो एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात के दावे किए जा रहे हैं, जिसका जेयूआई का इत्तेहाद नहीं हो पा रहा पीटीआई के साथ, और सुनने में आता है कि इनके जो एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हो रही हैं, इस पर बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और असद कैसर साहब भी मुल्क से बाहर चले गए, वो भी कुछ नहीं बता पा रहे, और इसके साथ साथ आजम सवाती साहब ने जो एक टीवी चैनल पर बैठ के गुफ्तगू कर दी नदीम मलिक साहब के शो में, उसके बाद पार्टी उसको डिसऑन कर रही है, ऑन नहीं कर रही है। कोई भी जाती हैसियत में बैठ के कुछ भी कह देगा, किसी का भी नाम लेकर, क्या इतना आसान है कि बाद में पार्टी उसको डिसऑन कर दे, वो कहे जी हमें पता ही नहीं है, ये बात उसने जाती हैसियत में कर दी या अपनी राय का इजहार कर दिया? क्या वाकई इतना आसान होता है? चलें, आपने मुझे मजबूर कर दिया तो मैं आपको ये कुछ अर्ज करूं जी जी कि इस पार्टी को वो लोग चला रहे हैं शायद जिनको अपने मोहल्ले में भी उनको लोग नहीं जानते। वो शख्स इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बना हुआ है जिसने कभी जिंदगी में पहले काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो जब ऐसे लोग, जिनको पता ही नहीं है इस पार्टी में लोगों की क्या क्या लोगों ने अपनी जद्दोजहद की हुई है, जिनको लोगों की वैल्यूज का नहीं पता, और वो लोगों की अपनी एक स्टेटमेंट से, देखें ये बड़ा एक यहाँ पे चल रही है गेम, इन बेचारों के हाथ से गेम निकली हुई है। इनके तो मोहरे पीछे बैठे हुए हैं जो बाहर से पैसा लेते हैं, बाहर ही इस अफरा तफरी फैलाने के लिए इस पार्टी को चला रहे हैं। इनके हाथों में कुछ नहीं है, को ये इन्होंने बिठाया हुआ है, इनका इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इनकी तो ताने बने कहीं और मिलते हैं। आप लोगों को क्या पता होगा किसकी क्या मिलते हैं, किसकी क्या काविश है। ताने बने कहाँ मिलते हैं? चौधरी साहब, ये उन लोगों से मिलते हैं जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है। इनके ताने बाने वहां मिलते हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए। अगर ये वाकई अगर इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये इस मुल्क में ऐसा पॉजिटिव रोल अदा करें, इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं। जमहूरियत का ये हुस्न है, ठीक है आप बात करें, आपको पूरा हक है तनकीद करने का, लेकिन आप अगर इस मुल्क में जलाओ घिराओ की सियासत करना चाहते हैं तो ये आपको कोई नहीं करने देगा। अब ये आप छोड़ दें, इस बात को भूल जाएं कि आप अब सड़कों पे आके इस मुल्क के कानून को हाथ में लेंगे और आप पेट्रोल बम फेंकेंगे लोगों के ऊपर। आप बहुत जो आपने करना था तमाशा वो आपने कर लिया। अब हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आखिरी 1 से 1.5 मिनट है ये, जो क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप उस मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो रियासत मुखालिफ एक बयानिया, एक प्रोपेगेंडा, एक मुहिम जो कि सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, और बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका सबको पता है, उनके नाम और उनकी पहचान एक बाकायदा, वो पाकिस्तान से पहचान बना के गए, पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, नेगेटिविटी फैलाई जाती है। फिर बहुत सी आम शख्सियात हैं जब वो पाकिस्तान से बाहर दौरे पे जाती हैं तो जिस किस्म के प्रोटेस्ट किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, वो भी अब वीडियोज की सूरत में रिकॉर्ड होते हैं और सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, रिवायती हरीफ, वो इस तरह की वीडियोस को हेडलाइंस की सूरत में चलाता है और फिर जाहिर बात है पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। तो जो ऐसे लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा आने वाले दिनों में? देखिए, फिर वही बात, आपने सारी बात खुद ही बयान कर दी। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में चाहते ही नहीं कि इस्तेहकाम आए। ये वही लोग जो बाहर बैठे हैं,
वही ब्लू लेते हैं, वही लोग इस मुल्क में ऐसी अफरा तफरी की अफवाहें फैलाते हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में खुदा न खास्ता ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि मुल्क आगे ना चल सके। और ये अगर ये मुहिब वतन हो, अगर ये इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है इस जमात का, ये डिसोन करें। मेरा सवाल ये था, नहीं ये तो हम उनसे अक्सर पूछते हैं, हम अक्सर पूछते हैं, मैं तो अक्सर नाम लेके बात करती हूँ, आप शहबाज गिल को डिसोन करते हैं इस तरह के लोगों को, लेकिन आप क्या करेंगे? आप लोग कुछ करने जा रहे हैं, आगे जाके इनके गिर्द को घेरा तंग होगा। देखें घेरा, देखें जो पाकिस्तान के सालमियत, पाकिस्तान के खिलाफ और इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करेगा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ रही है, और जो इसके खिलाफ साजिश करेगा हम उसके खिलाफ घेरा भी तंग करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई अमल बर्दाश्त नहीं होगा जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, जो मेरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। हमने इस मुल्क को इंशाअल्लाह तरक्की की राह पे लेके जाना है। दिन रात प्राइम मिनिस्टर साहब मेहनत करके ऐसे उन्होंने सेंसिटिव इश्यूज से गुजरे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अब एक स्टेबिलिटी की तरफ है, और ये इसका सारा जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और सिपा सलार को जाता है क्रेडिट। और हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और हम ऐसे लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो इस मुल्क में इस मुल्क में जलाओ घराव की सियासत करके इस मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश करें। ये इनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है जी, ओन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट मंसूर अली खान साहब। बहुत शुक्रिया जी मंसूर भाई ज्वाइन करने के लिए। मंसूर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से चाहे मुगोइयां हो रही हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहरहाल तहरीक-ए-इंसाफ तो इस बात को ऑन नहीं कर रही, डिसऑन कर रही है, और आजम सवाती साहब ने भी गुफ्तगू की एक टीवी चैनल पर बैठ के। तो आपके पास भी अंदर की खबरें होती हैं, क्या आपके सोर्सेज आपको बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है? एस्टेब्लिशमेंट से वाकई मुकालमे हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही, क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैं इर्रिस्पेक्टिव के आजम सवाती क्या कह रहे हैं, ये शेख वकास अकरम या सलमान अकरम राजा इस बारे में क्या कमेंट्री कर रहे हैं, मैं आपको अपनी खबर की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहा हूं कि पिछले एक महीने में कम से कम 2 या शायद 3, कम से कम 2 तो कंफर्म है, लेकिन शायद 3 भी आपस में एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं, ये मुलाकातें हो चुकी हैं। और जिसकी आखिरी मुलाकात जो है वो 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात को हुई है केपी के अंदर, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से 2 बड़े जो हैं वो उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। तो अब इसको आपकी मर्जी है, हर एक का अपना दिल करता है, वो कोई इसे निगोशिएशंस कहता है, कोई कहता है नहीं आपस में बस वैसी एक बैठक थी, कोई कहता है नहीं जनाब डील ढूंढी जा रही है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, हर एक की अपनी मर्जी, हर एक की अपनी डेफिनेशन है। लेकिन मैं आपको खबर की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये बात कह रहा हूं कि मुझे पता है ये एंगेजमेंट हो रही है, और जाहिर बात है ये एंगेजमेंट अगर कोई मुझे ये कहे कि जी केपी के मामला के हवाले से या माइंस एंड मिनरल्स के बिल्स के हवाले से सिर्फ हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके अंदर कैटेगोरिकली जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हुई है। ठीक है जी, मतलब ये कि जो डिसऑन किया जा रहा है, जाहिर बात है इतना ज्यादा एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया जो बना लिया गया इनके फॉलोअर्स में, और वो बयानिया अफसोस के साथ मैं कहूंगी कि इनके मुताबिक बहुत ज्यादा बिका भी, तो अब वो उस बयानिए से पीछे नहीं हट पा रहे, इसलिए डिसऑन कर रहे हैं। और अक्सर फिर पॉलिटिकल पार्टी जारी बात है डिसऑन ही कर रही होती हैं। नहीं, ये तो जाहिर बात है, इमेज जो है यही क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना। अगर आपस में मुज़ाकरा, देखिए आपके इसका सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून जब ये एंगेजमेंट कर रही थी या आपस में बातचीत कर रही थी, तो जाहिर बात है आगे शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताती तो नहीं थी कि जनाब फला बंदे से हम बैठ के बात करके आए हैं, या ये फला मीटिंग हुई है, या हमारा ये मामला तय पा गए। कोई भी नहीं बताता, कोई भी जमात नहीं बताएगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर एंगेज कर रही है या कल को जाके इसका कोई रिजल्ट निकलता भी है, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। मैं आज आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा था, वो कभी भी नहीं मानेंगे कि जनाब साड़ी गल हो गई है, वो कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि जाहिर बात है इसका पॉलिटिकल फॉल आउट बहुत ज्यादा है। इसके आपने अपने वोटर सपोर्टर को पता नहीं क्या कहां से कहां पंप करके आपने रखा है। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खबर दी है, आपको चैलेंज करके दिखाया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कि जनाब नहीं ऐसा नहीं है। तो ये इसकी वजह ये कि इसके ऑप्टिक्स खराब आते हैं। आपने पिछले 2-2.5 साल से, जब से खान साहब की हुकूमत गई थी तब से लेकर अब तक जो है एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया है। अब अगर वो धड़म करके गिर जाए और इस तरह की चीजें बाहर आना शुरू हो जाए कि नहीं जनाब आप एंगेज कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा। लेकिन दूसरी जानिब इसका एक वाज़ेह एग्जाम्पल की आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो लोकल लीडरशिप है उसमें से एक धड़ा जो है वो कह भी रहा है कि हम एंगेज कर रहे हैं, वो कह भी रहा है हम एंगेज करना चाहते हैं,
वो कह भी रहे हैं कि एंगेज करने के साथ ही जो है वो चीजें हमारी रिजॉल्व होंगी। लेकिन जो बाहर बैठा हुआ एक तबका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें शहबाज गिल शामिल है, वो कतई तौर पे इससे नाखुश है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, किस बात की एंगेजमेंट, कोई एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए, अवाम को निकलना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। अच्छा, वो खुद बेसिकली खुद तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ की अवाम को जो है वो चाहते हैं कि जो दर्द महसूस होना है, जो तकलीफ होनी है, वो यहाँ की अवाम हो। मैं आराम से ठंडे वाले ठंडे कमरे में बैठा हूँ शिकागो में या वॉशिंगटन में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक। अच्छा जी, जो है उनसे भी तो बड़ी उम्मीदें थी ना इनको, फिर ट्रंप आके आके बड़े अनप्रिडिक्टेबल निकले और हम सबको लगता था कि ट्रंप बड़े अनप्रिडिक्टेबल होंगे, उनसे उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। तो उस चीज को जारी बात आपको भी याद होगा कि नो मोर, हमको गुलाम ऐसा के नारे भी लगाए गए, फिर उन्हीं ट्रंप साहब से उम्मीदें लगाएंगे। फिर आपने शहबाज गिल साहब का भी नाम ले लिया। शहबाज गिल भी बाहर बैठ के जो बातें करते रहते हैं, तो पार्टी कभी उनको तो डिसऑन नहीं करती है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, मैं इसके एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ जो है सारी चीज को देखना चाहूंगा। पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था, तो मैं उस वक्त, मेरी ये राय थी और मेरे वीलॉग्स भी मौजूद है, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये बेवकूफी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जनाब बस डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, आते साथ ही पहला फोन जो है वो शाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को खड़काएगा कि जनाब कर दो मेरे खान, बाहर निकालने से बस बहुत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर जो इस तरह की चीजें नहीं होती, अपने मफादात देखे जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो मफादात हैं, वो अभी तक पाकिस्तान ने उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं किया है। अगर उसने हमारे पे 29% टैरिफ लगाया, तो हमने चाइना की तरह रिटेलिएट नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि अच्छा जी आपने 29 लगाया तो हम 50 लगाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जो है वो रिकंसिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना वक्त भेज रहे हैं कि नहीं जी हम आपके साथ मामला को तय करेंगे। तो इसी तरह जिस तरह चीजें डेवलप होती रहेंगी, माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है, यहाँ पे अमरीकी वक्त भी आया हुआ था, उसने आके इसको अटेंड किया है। सब कुछ अभी तक हंकी डोरी चल रहा है। तो ये भी कहना गलत होगा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो कोल्ड शोल्डर दिखा दिया गया और फारिग हो गया। ये एसेट्स होते हैं, किसी भी मुल्क के जो है ये एसेट्स होते हैं। इनमें से बहुत से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इनमें से बहुत से लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, आप इनको कहें, डिक्लेयर करें, इनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि जनाब हजूर, आप में से जो यूट्यूबर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा कारकुन, जो यहाँ पे पाकिस्तान के मामला के ऊपर जो बोलता है, बराए मेहरबानी डिक्लेयर कर दीजिए आप में से कितने ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कितने ड्यूल नेशनलिटी के जो है वो रखने वाले हैं, कितने अमेरिकन सिटीजन हैं, सिर्फ अमेरिकन सिटीजन हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन रहे भी नहीं है। सब अपनी अपनी कैटेगरीज को डिक्लेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि ये अगर ये स्पीकर बोल रहा है, ये पाकिस्तान के मामला पे अगर कॉमेंट कर रहा है, तो कर कहां से रहा है। तो बहुत से ममालिक जो होते हैं वो इस तरह के लोगों को एसेट्स बना के रखते हैं। बवक्त जरूरत, जब जरूरत पड़ी तो उनको एक्टिवेट कर दिया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जब जरूरत पड़ी इनको चुप कराना होगा तो ये चुप हो गए। तो कल को अगर अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का मफाद जो है वो पाकिस्तान उसके रास्ते में आया, या पाकिस्तान ने हाँ में हाँ ना मिलाई, तो आप देखिएगा इनको जो है वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, शहबाज गिल भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। शहबाज गिल का आपने जिक्र किया, मैंने पहले भी सवाल में पूछा कि जो शहबाज गिल है उसको तो ये लोग डिसऑन नहीं करते हैं। जिस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं, हम अक्सर प्रोग्राम्स में बात कर रहे होते हैं कि इसका कैंपेन वहां से चल रही थी, व्लॉग्स हो रहे होते हैं। तो शहबाज गिल को भी फिर इसका मतलब है कि पार्टी जिस तरह होती है कि दोनों साइड के लोग रखे होते हैं, जिसकी जब जरूरत होगी उसको तब यूटिलाइज कर लिया जाएगा, इस्तेमाल कर लिया जाएगा। नहीं देखिए, मैं आपको हर सियासी जमात की ना मैं एक फंक्शनिंग आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। खास तौर पे अगर हम 3 बड़ी सियासी जमातों की बात करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब किसी के अंदर ये चीज ज्यादा है, किसी के अंदर ये चीज कम है। मुझे ये चीज ज्यादा वैसे नून लीग और पीटीआई के अंदर लगती है, जो मैं अगली बात करने जा रहा हूँ। अब हर एक के पास ना अपने अपने साइज का सामान पड़ा होता है, अब वैरायटी पड़ी होती है। जिस तरह आप दुकान पे जाते हैं ना, दुकान पे जाके किसी कपड़े की दुकान पे आप जाएंगे, आपको शलवार कुर्ता भी मिल जाएगा, पैंट शर्ट भी मिलेगी, निक्कर भी मिलेगी, हर किस्म के कपड़े मिलेंगे। या जूते की दुकान पे जाएंगे, आपको 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, हर किस्म के पास वैरायटी होती है। सियासी जमातों ने भी इसी तरह अपने बयानिए के हवाले से या अपने रहनुमाओं के हवाले से मुख्तलिफ वैरायटियां रखी होती हैं। आपने अगर गरीब मुतवसत तबका, मिडिल क्लास लड़का या शख्स जिसको आपने जनाब लीडर बना दिया, तो आपके पास वो एग्जांपल्स भी हैं। आप ये कहेंगे जनाब आप वडेरों की जमात हैं, आप जो हैं वो अरबपतियों की जमात है, तो वो आपको प्लेट में रख के पेश करेंगे, नहीं 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 ये देखिए हमारे पास ये कितने मिडिल क्लास लोग हैं, ये हमने ये भी रखे हुए हैं। अच्छा, फिर आप ये कहेंगे कि जनाब आपके यहाँ मौरूसी सियासत चलती है, तो मौरूसी सियासत का काट निकालने के लिए आपके पास वो एक ऐसा लड़का ला के दिखाएंगे या ऐसा सियासतदान ला के दिखाएंगे कि जनाब देखेंगे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, वहां से इसको लेकर आए हैं। तो इसी तरह गालन गलोच के लिए भी जो है इन लोगों ने एक वैरायटी रखी होती है।
कि बवक्त ज़रूरत वो इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला नहीं बनते या उनको कल को नज़र आता है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट का या पाकिस्तान का जो है वो अमेरिका से जो है टकराव हो गया है, मफाद नहीं जो है वो मिल रहा, तो फिर इन लोगों को एक्टिवेट कर दिया जाएगा कि जनाब चलें जी शुरू हो जाएं, और ये लोग फिर शुरू हो जाएंगे और फिर ये आपकी हेल्प करेंगे, फिर आपके लिए मदद कर फराहम करेंगे। हर जमात अपने अपने इसीलिए शहबाज गिल, इनको भी पता है, मैं खबर देता हूँ, शहबाज गिल साहब जो है वो इस वक्त सियासी जमात के जो रोजमर्रा के अफेयर्स हैं उससे बिल्कुल ला ताल्लुक है। ना उनसे कुछ पूछा जा रहा है, ना उनसे कोई बात की जा रही है, ना उनसे कोई राय ली जा रही है। लेकिन जरूरत इसलिए है कि कल को हो सकता है अमेरिका के साथ आपने जब मार्क्सन तरीके से आपने अपने सेट करने हो तो वहां पे शहबाज गिल जैसे जो एसेट्स हैं वो फिर काम आते हैं। ठीक है जी मंसूर, मुझे ब्रेक पे जाना है। मंसूर अली खान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो जेयूआई और इनका इत्तेहाद है, पीटीआई का जो बड़ा डिले हो गया, ईद के बाद का इंतजार था, ईद भी गुजर गई, ईद के बाद का वक्त भी चल रहा है, तो क्या समझ आ रहा है जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं जेयूआई की तरफ से, मंसूर भाई क्या वजह है कि पीटीआई अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर पा रही है? कल भी मेरे प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब थे और हुमायूं मोहम्मद साहब थे, और कामरान साहब ये कह रहे थे कि हमें क्लैरिटी दे दीजिए, क्लैरिटी असद कैसर साहब की तरफ से चाहिए, और आपको पता है वो मुल्क से बाहर हैं, और उन्होंने कहा जी जल्दी हमें क्लैरिटी देते ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, आपने हुमायूं मोहम्मद साहब का नाम लिया, चले मैं आपको खबर देता हूँ, हुमायूं मोहम्मद साहब खुद रास्ते में आपको इस हद तक क्या आपने एक शख्सियत का नाम लिया, मैं उन्हीं के बारे में मैं कहता हूँ, हुमायूं मोहम्मद साहब को चैलेंज करके दिखाएं इस बात में। हुमायूं मोहम्मद साहब खुद रास्ते में, तो जहां तक अब आपको शो के बाद हुमायूं मोहम्मद की कॉल आएगी, 100 दफा है, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो तो खुद रास्ते में। असद कैसर साहब का देखिए, ये कामरान मुर्तज़ा साहब का मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े काबिल इंसान है, शरीफ इंसान है, बड़े मतलब सॉफ्ट स्पोकन इंसान है, कभी उनसे हमने कोई गलत ऐसी वैसी बात सियासी गुफ्तगू नहीं सुनी। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब गलत दरवाजे में खटखटा रहे हैं। असद कैसर साहब का नाम इसलिए वो ले रहे हैं क्योंकि असद कैसर साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान जो है एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मामला जो है उनके साथ तय हो जाए, लेकिन निगोशिएशन करने वाले अफराद या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला को सेट करने वाले अफराद में असद कैसर साहब शामिल नहीं है। अगर आपने ये क्लैरिटी लेनी है तो आप सीधा सीधा बैरिस्टर गौहर से लीजिए, अगर आपने क्लैरिटी लेनी है आप अली अमीन गंडापुर साहब से लीजिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो शख्सियत हैं जो एक्चुअली इस विंडो का किरदार अदा कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जाहिर बात है मौलाना या उनकी जमात जो है अली अमीन गंडापुर साहब से, चूंकि हल्के की सियासत का मसला है मौलाना का, तो गंडापुर साहब के साथ कोई बातचीत होती नहीं है। तो अभी गंडापुर साहब ने तो खुद असद कैसर साहब के खिलाफ जो है वो बयान दिया कि जनाब मुझे तो टिकटों के हवाले से जो है वो मना किया गया था कि इनको वो टिकट नहीं देनी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो जानते, वो सब जानते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमारे साथ ना कहीं फिर ना हाथ हो जाए। पीडीएम के अंदर जब पीपल्स पार्टी नून लीग हमारे साथ थी, सारी हमारे साथ जदोजहद की, तहरीक चलाई, सब कुछ किया, जब कल को सीटें बांटने की बारी आई इन दोनों ने जो है वो शहद खा लिया, हम लोग हाथ मलते रह गए हमारे हाथ में। तो उनको ये लगता है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ ये ना करे, हमारा कंधा इस्तेमाल करके एहतजाज वगैरह सब कुछ कर ले, बाद में एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील खड़का के इमरान खान साहब के लिए साइड पे हो जाए, अब फिर खाली हाथ बैठे रहे। आपने मौलाना साहब का, ठीक है, आपने मौलाना साहब के खाली हाथ का जिक्र किया, तो अब मौलाना साहब के हाथ क्या आएगा, कुछ आएगा अभी भी? नहीं, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मौलाना साहब की पोजीशन जो है वो पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर जो है मुझे बहुत खराब दिखाई दे रही है। मैं एंड आई टेल यू व्हाई। मैं ये नहीं कह रहा उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है, लेकिन इनका मफाद बनता नहीं है। मौलाना एक जगह खुद मुंह से अपने कह रहे हैं कि जनाब केपी के अंदर भी जो है वो धांधला हुआ है, केपी के अंदर भी जो है फॉर्म 47 चला है, केपी के अंदर भी जो है वो सपोर्ट किया गया है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो केपी का बेनिफिशियरी कौन है? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके साथ आप तहरीक चलाना चाह रहे हैं। और आपके ख्याल में आपका जहां पे टकराव होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल को इलेक्शन में आपको स्पेस देगी? वो जमात जो 2/3 मेजोरिटी के साथ बैठी हुई है सूबाई असेंबली के अंदर, वो आपको 1 इंच भी देगी केपी के अंदर? तो मौलाना साहब की पोजीशन जो है ना वो नेचुरल अलाय बनता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका ऑटोमेटिकली जो है वो इख्तलाफ बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हाँ, या तो द इम्पॉसिबल इज गोइंग टू हैपन कि जी आप ये कहें कि जी मौलाना साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है और मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक साहब मौलाना साहब को जो है पॉलिटिकल उनके साथ कोलिशन करने के लिए तैयार हो गए हैं, सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो कि मैं कतई तौर पे नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो है वो इस इत्तेहाद के साथ कभी अपने वोटर के पास जाएंगे कि नहीं जनाब
जिस शख्स को मैं पिछले 10-15 साल से डीजल 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 कहता रहा, मैं उसके खिलाफ जलसों के अंदर नारे लगाता रहा डीजल के, अब मैं जनाब उसी के साथ इत्तेहाद करके आ चुका हूं। उन्होंने परवेज इलाही के साथ जो है, जब वो इत्तेहाद किया था, वो 10 सीटों की जमात है, उनके साथ इत्तेहाद किया था, तो फिर जो मिट्टी पलीद हुई थी अगले चंद महीनों के अंदर, वो सबके सामने है। आज कितने परवेज इलाही, आपको किसी पाकिस्तान तरीके साहब की किसी मीटिंग में, किसी प्लेटफॉर्म पे आपने उनको सदर चुना था परवेज इलाही साहब को, लेकिन आज कहीं आपको नजर नहीं आते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है ये पॉलिटिकल इत्तेहाद की हद तक जो है वो कभी मौलाना साहब के पास जाएंगे। अच्छा, एक और चीज भी समझ नहीं ना आती मंसूर के शेख वकास साहब भी अभी मेरे प्रोग्राम में कहकर गए, और इस तरह की बातें इनके जितने भी रहनुमा हैं वो वक्तन फवक्तन कर रहे हैं कि एक जानिब इत्तेहाद भी करना चाह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, हमारी स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है। तो ये तो इनको भी खुद क्लियर नहीं है ना कि जरूरत है या फिर नहीं है। अच्छा देखिए, मैं इस वक्त ये जो इन दो जमातों की जो पोजीशन है ना, मैं थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि जो अस्पताल होता है ना, अस्पताल की जो एम्बुलेंस होती है, उसका जो ड्राइवर होता है ना, वो हमेशा स्टीयरिंग व्हील पे बिठा के रखा जाता है। उसे कहा जाता है कि बेटा कोशिश करें कि ये एम्बुलेंस को छोड़ के ना जाएं, स्टीयरिंग व्हील पकड़ के रखी, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी तुम्हें बताया जाएगा और अगले 10 मिनट में 15 मिनट में तुमने मरीज के पास पहुंचना है। या फायर ब्रिगेड के अमले को भी इसी तरह हमेशा स्टैंड बाय पे रखा जाता है कि अगर आग लग गई तो आप लोगों ने इधर उधर नहीं होना, आपने स्टैंड बाय पे रहना है। ये इत्तेहाद, ये मुलाकातें, ये सब कुछ जो है, ये एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये है कि कल को कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई ऐसी चीज हुई कि हमें सड़कों को गर्म करना पड़ा, या अमेरिका की जानिब से आंख मार दी गई, या अमेरिका के मामला जो है वो यहां से नहीं हुए, या इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आया, या इनसे कोई गलत सियासी गलती हो गई, इन्होंने कोई ब्लंडर कर दिया, तो हम फौरन जो है वो इत्तेहाद बना के सड़कों पे आ जाएंगे। ये मेल मुलाकातें चलेंगी। मौलाना फजलुर रहमान का जो बावर्ची है उससे बार बार तकलीफ दी जाएगी, वो चाय भी बनाएगा, खाने भी बनाएगा, सब कुछ करता रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा अभी कम से कम जरूरत नहीं है। जब तक इनको कोई नॉड नहीं मिलता, जब तक इनको नजर नहीं आता कि एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो है कोई फ्रिक्शन हो गई है, कोई इख्तिलाफ हो गया है, ज़हन में रखिएगा पीडीएम ने बहुत कुछ किया, लेकिन जब तक एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान आपस में इख्तिलाफात नहीं हुए, पीडीएम के हाथ कुछ नहीं आया था। तो ये लोग भी अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ या नून लीग के दरमियान कोई फ्रिक्शन आई तो तब हम एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे ये तो बड़ा गैर फितरी सा इत्तेहाद है विदाउट एनी डाउट जो जेयूआई और पीटीआई के दरमियान में होगा। माजी में बहुत से अलकाबात से नवाजा गया एक दूसरे को, लेकिन एक और गैर फितरी इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी के, जो कि कदरे थोड़ा कम गैर फितरी है अगर हम पीटीआई और जेयूआई को कंपेयर करें उसके साथ। उसमें भी अब बड़ी आंखें दिखाना शुरू कर दी पीपल्स पार्टी ने नून लीग को। नहरों का मामला आप देख लें, और भी बहुत से मामला इतनी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। आपको लगता है कि सिर्फ ये अभी जबानी जमा खर्ची होगा, सिर्फ एक दूसरे को बातें सुनाई जाएंगी, इंतहाई कदम का जो एक इशारा दिया जा रहा है ये इशारे तक महदूद रहेगा, या फिर बाकी प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी आपको बैकफुट पे जाती दिखाई देती है? मेरी दानिश में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक हद तक इस एहतजाज को लेके जाएगी, और जारी बात है उनको अपने एक वोट बैंक को जो है वो केटर करना है, क्योंकि जो नेशनलिस्ट जमातें हैं सिंध की वो इस मामले को बहुत ज्यादा उठा रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का शक है, उनको डर लगता है कि भाई अगर हमने इसके ऊपर आवाज ना उठाई या कोई पोजीशन ना ली तो हमारा वोट बैंक इससे बहुत हिट होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आगे जाएगी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो। शहबाज शरीफ साहब के साथ या नून लीग के साथ जो आपस में एक इत्तेहाद बना, उसमें एक अनडिक्लेयर्ड या अनरिटन जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जी ठीक है, इस मरतबा आपकी बारी, अगली दफा हमारी बारी। तो अगली दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो ये हो नहीं सकता कि वो एस्टैब्लिशमेंट से भी मत्था लड़ा दें और उसके बाद जिन्हें कहें कि जी मैं पहुंच जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। उनको पीपल्स पार्टी को पता है इस बात का कि अकेले सिंध की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है पीपल्स पार्टी ज्यादातर तो अब सिर्फ सिंध के अंदर जो है वोट बैंक लेने की बुनियाद के ऊपर जो है पीएम हाउस तक नहीं पहुंच सकते। हमें दूसरी जमात का जो है इत्तेहाद चाहिए होगा, और वो एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर होना नहीं है। ठीक है जी, मंसूर अली खान बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।